नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के चतुर्थ प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के क्लास के महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु रहेंगे: ऐतिहासिक अध्ययन का महत्व, छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप संक्षेप में, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इतिहास वैसे तो 3 भागों में होगा, लेकिन आज हम केवल 2 भागों पर चर्चा करेंगे: प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि राजनीति का इतिहास से क्या संबंध है। हम राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, किंतु हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन क्यों करते हैं? इसके लिए आपको इतिहास का महत्व समझना पड़ेगा। इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है? तो इतिहास मनुष्य का एक सच्चा शिक्षक है, जो समाज को भविष्य का उचित पथ बतलाता है। साथ ही यह मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं पक्षों से हमें अवगत कराता है। हमें किसी भी वस्तु या परिस्थिति या किसी भी संस्था के विकास के लिए उसके इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक हम किसी का इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका आगे का विकास और उसका भविष्य तय नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम छत्तीसगढ़ के विषय में पढ़ना चाहते हैं, उसके वर्तमान के, उसके संभावनाओं के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, तो हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए कि इसका इतिहास कहाँ से मिलना प्रारंभ होता है, किन किन धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है, किन किन धर्मों से हमारा प्रदेश संबंधित रहा है, कौन कौन से राजा महाराजा यहाँ हुए हैं, उन राजा महाराजाओं ने क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे यहाँ संचालित की हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार यह एक अध्ययन आवश्यक है। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का उदय 1 नवंबर सन 2000 को भारत संघ के 26वें राज्य के रूप में हुआ। इससे पूर्व यह मध्य प्रदेश राज्य का अंग था। अब इसकी प्रशासनिक संरचना पर यदि हम दृष्टि डालें, तो राज्य गठन के समय इसके 3 संभाग थे, 16 जिले थे और 96 तहसीलें थीं। वर्तमान समय में 2020 में इसमें 5 संभाग हैं, 28 जिले हैं और 150 तहसील है। अब यदि वो 3 संभाग कौन कौन से थे पुराने, तो वो संभाग थे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। 2 संभाग नए बने, 2008 में सरगुजा और 2014 में दुर्ग। उसी प्रकार राज्य गठन के समय 16 जिले कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, जशपुर। वर्तमान में 28 जिले हैं। नया जिला बना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जो कि बिलासपुर से अलग होकर बनाया गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि वास्तव में जो छत्तीसगढ़ भी है, क्या पूर्व में भी वैसा ही था, या छत्तीसगढ़ का जो नक्शा आज जो हमें दिखता है, क्या वास्तव में वह नक्शा पहले था? तो इसके अध्ययन के लिए हमें इतिहास की ओर झांकना पड़ेगा। आइए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को, जैसे मैंने बताया था, 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है: पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित स्थल। दूसरा है महाजनपद काल, राष्ट्रीय राजवंश एवं क्षेत्रीय राजवंश। इसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास में हम अध्ययन कर सकते हैं कलचुरी वंश, नागवंश, सोमवंश एवं काकतीय वंश। आधुनिक इतिहास में मराठा एवं ब्रिटिश काल आते हैं। आइए चलते हैं प्राचीन इतिहास की ओर। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु आते हैं, कि अवस्थाएं आती हैं जिसके आधार मानकर अध्ययन किया जाता है। जैसे पाषाण काल, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में समस्त विश्व में मानव ने पाषाण का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इससे वह गुफाओं में रहता था
पाषाण या पत्थर से अपने औजार बनाता था। तो हमें यह देखना है कि उस काल में छत्तीसगढ़ में उसके क्या प्रमाण मिलते हैं। क्या पाषाण काल में छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर हमें प्रमाण मिले मनुष्यों के? तो हाँ, यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रायगढ़ जिले के सिंघनपुर गुफा का उल्लेख कर देंगे। यहाँ पर क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर शिकार करता हुआ मानव, सीढ़ी नुमा मानव आकृति और प्राचीनतम शैलाशय आदि मिले हैं। इसी प्रकार धनपुर हम देखते हैं बिलासपुर जिले में, दुर्ग के अर्जुनी में, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी में और कोंडागांव के गढ़धनौरा में। इन स्थानों पर पाषाण के जो आकृतियां हैं, मानव द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र हैं, आदि आदि हमें दृष्टिगोचर होते हैं। बिलासपुर के धनपुर से मानव आकृतियों का चित्रण मिलता है। दुर्ग के अर्जुनी से छिद्रित धन अर्थात मुद्राएं और औजार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गढ़धनौरा कोंडागांव से हमें लोहे के औजार और मृदभांड आदि प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार पाषाण काल में ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिससे यह पता चलता है कि उस समय भी छत्तीसगढ़ का इतिहास था, मानव वहाँ पर रहते थे और हम उस पाषाण काल से छत्तीसगढ़ को संबंधित कर सकते हैं। किंतु उन सभी में उस समय भाषा का या किसी भी प्रकार की लिपि का तो आविष्कार नहीं हुआ था, तो छत्तीसगढ़ आदि शब्द वहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब हम देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में क्या छत्तीसगढ़ के प्रमाण मिलते हैं? जब इसका विश्लेषण किया गया, अध्ययन किया गया, तो यह पता चला कि जो ऋग्वैदिक काल है, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल है, जब ऋग्वेद प्राप्त हुआ या लिखा गया, उस समय उस ऋग्वैदिक काल में के किसी भी ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। किंतु उत्तर वैदिक काल अर्थात वैदिक काल के बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व में यदि हम देखें तो हमें पता चलता है कि शतपथ ब्राह्मण नामक एक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का वर्णन प्राप्त होता है। और इसी ग्रंथ में जो नर्मदा नदी है, अमरकंटक से जो नदी निकली है, उसका वर्णन है। उस ग्रंथ में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। अब हम थोड़ा और आगे यदि चलें इतिहास में, तो हम रामायण काल में पहुंचते हैं और धार्मिक दृष्टि से इसको त्रेता युगीन साक्ष्य कहा जाए। तो रामायण काल, छत्तीसगढ़ से रामायण का बहुत गहरा संबंध है। आप लोग रामायण आदि देखते भी होंगे, पढ़ते सुनते हैं, तो आपको ये पता चलता होगा कि भगवान राम की जो माता जी हैं कौशल्या, वह इसी छत्तीसगढ़ की बेटी थी। मतलब उनके पिताजी का राज्य था और यहाँ पर भगवान राम का मायका था। तो सबसे मजबूत जो पक्ष है रामायण कालीन में कि भगवान राम जो रामायण काल के सबसे प्रमुख नायक थे, उनका ननिहाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में था। संभवतः इसीलिए छत्तीसगढ़ में सब अपने भांजे को राम भगवान के रूप में देखा जाता है और अपने भांजे से मामा और मामी प्रणाम नहीं करवाते हैं, वो स्वयं उनका प्रणाम करते हैं। तो यह एक रामायण कालीन साक्ष्य मिलता है। और रामायण काल में इसका नाम, छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कोसल और बस्तर का क्षेत्र था, उसका नाम था दंडकारण्य। यदि आप थोड़ी और गहराई से विचार करेंगे तो वर्तमान में हमें छत्तीसगढ़ में बस्तर और दंडकारण्य आदि सब शामिल मिलते हैं। किंतु जब हम इतिहास के अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम अलग होता था, जैसे कोसल, दक्षिण कोसल, प्राक कोसल, और दंडकारण्य जो हमारा आज का बस्तर संभाग है, जो कांकेर से शुरू होकर सुकमा तक जाता है, उसका नाम या तो आपको कांतार मिलेगा या महाकांतार मिलेगा या दंडकारण्य मिलेगा। तो वो दोनों अलग अलग हिस्से उस समय हुआ करते थे। तो बस्तर में के जो दंडकारण्य क्षेत्र है, वहाँ भी रामायणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वो अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में आए और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वन प्रांतों में उन्होंने भ्रमण किया। और इसी दंडकारण्य में पंचवटी नाम का भी एक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि वहीं से सीता माता का हरण हुआ था रावण के द्वारा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, प्रमाणित नहीं है, किंतु ऐसी कथाएं चलती रहती हैं। अब हम देखते हैं अन्य स्थल कौन कौन से हैं। तो रामायणकालीन अन्य स्थल हैं खरौद, जांजगीर चांपा,
शिवरी नारायण, ये भी जांजगीर चांपा में है, महानदी के किनारे। यहीं पर महानदी और शिवनाथ नदी का संगम होता है। शिवरी नारायण बहुत प्रसिद्ध स्थल है। ऐसी मान्यता है कि सीता माता की खोज करते हुए जब भगवान राम वन गमन कर रहे थे, वन में विचर रहे थे, तो भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने शबरी के आश्रम आए थे और उन्होंने शबरी के द्वारा खिलाए गए जूठे बेर भी भगवान ने खाए थे। यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस के अनुसार शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था, जिसमें 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन है। इसके बाद अगला स्थल है वाल्मीकि आश्रम महासमुंद। यह तुरतुरिया और बारनावापारा टाइगर रिजर्व महासमुंद जिले में जो आता है, उसके समीप स्थल है वाल्मीकि आश्रम। ऐसी मान्यता है कि जब वनवास समाप्त होने के बाद भगवान राम का राज तिलक हुआ और उसके बाद एक धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया, तो उस समय वह गर्भवती थी और वाल्मीकि जी के ऋषि जी के आश्रम में उन्होंने शरण लिया था और वहीं पर भगवान राम के बेटे लव और कुश का जन्म हुआ था और उनका पालन पोषण हुआ था। तो इस प्रकार रामायण कालीन जो स्थल है वह छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। रामायण के बाद हम पूछते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम प्राककौशल था और बस्तर क्षेत्र का नाम कांतार और महाकांतार था। वहीं महाभारत में हमारी महानदी का वर्णन मिलता है। उस समय इस नदी का नाम चित्रोत्पला था। तो द्वापर युग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। उस समय भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साक्ष्य महाभारत काल के मिलते हैं। जैसे सिरपुर, जिसका नाम पुराना नाम था उस समय चित्रांगतपुर, महासमुंद, रतनपुर, रतनपुर का नाम मणिपुर था, बिलासपुर, खल्लारी, खल्लवाटिका और महासमुंद आदि। अब देखते हैं कि इनमें हमें क्या क्या मिलता है। महाभारत कालीन स्थल में प्रमुख है सिरपुर। सिरपुर का प्राचीन नाम था चित्रांगतपुर और यहाँ पर अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी होने की मान्यता है। दूसरा स्थान है रतनपुर। रतनपुर में महाभारत कालीन व्यक्ति ताम्रध्वज की राजधानी थी। खल्लारी, जिसको हम खल्लवाटिका भी कहते हैं, यह भी महासमुंद जिले में है। यहाँ पर लाक्षागृह है। महाभारत में जब अर्जुन और सभी पांडव अपनी माता सहित उनको दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके लाक्षागृह में भेजा जाता है, जो लाख से निर्मित होता है और रात में उसमें आग लगा दी जाती है। किंतु पांडव को इसकी जानकारी पहले से मिल जाई रहती है, इसलिए वह युक्ति लगाकर उस लाक्षागृह से बाहर आ जाते हैं। तो इसी लाक्षागृह की जो स्थिति है वो खल्लारी में थी। साथ ही यहाँ पर भीम खोह यानी भीम की गुफा और भीम का पाँव आदि स्थल मिलते हैं। वहीं वह एक अगला स्थल है आरंग। आरंग में मूरत ध्वज की राजधानी का भी जानकारी मिलता है। तो इस प्रकार महाभारत कालीन में भी छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था और बहुत सारे राजा महाराजा और यहाँ तक कि पांडवों से संबंधित स्थल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का। उस समय न केवल सनातन धर्म अपितु 2 अन्य धर्म भी प्रचलित थे। एक था बौद्ध धर्म, जिसके प्रमुख थे गौतम बुद्ध। वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे, किंतु उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और वे बुद्ध बन जाते हैं। इसके साथ ही जैन धर्म, तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, क्योंकि इन धर्मों से संबंधित व्यक्तियों का छत्तीसगढ़ में आने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कहाँ? तो पहले देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में मिलता है। इस ग्रंथ से यह विज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर में गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए आए थे। साथ ही 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक आनंद यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिरपुर में स्वस्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया था। साथ ही एक और शिष्य थे उनके नागार्जुन, उनके भी यहाँ आने के प्रमाण हैं। साथ ही 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और उसने छत्तीसगढ़ के सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। ये सब स्थल आप सिरपुर जाकर आज भी देख सकते हैं। सिरपुर में आपको लक्ष्मण मंदिर और संग्रहालय
और साथ ही आपको ये सब बौद्ध विहार आदि देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म भी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित रहा और जैन धर्म से संबंधित 4 स्थल यहाँ पर हैं और ये चारों के चारों स्थल अलग अलग तीर्थंकर से हैं। तीर्थंकर से हमारा तात्पर्य है जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो प्रमुख व्यक्ति या गुरु हुए हैं, उनमें से 4 का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से है। जैसे प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका प्रमाण हमें मिलता है गुंजी और बूढ़ी खार अर्थात मल्हार से। फिर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी का उल्लेख हमें बस्तर के भाटागुड़ा क्षेत्र से प्राप्त होता है। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनसे संबंधित स्थल है दुर्ग के नगपुरा। यहाँ पर नागपुर हो गया है, वास्तव में यह नगपुरा है। दुर्ग के नगपुरा में इनका मंदिर है। फिर 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी और इनसे संबंधित स्थल है रायपुर जिले का आरंग। इस प्रकार से जैन धर्म से संबंधित भी बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पाषाण काल से लेकर वैदिक काल, उसके बाद रामायण काल, उसके बाद महाभारत काल, फिर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, इन सभी घटनाओं का कहीं न कहीं साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। साथ ही हमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी सीखनी है कि वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है, जिसमें 5 संभाग हैं और बस्तर भी उनमें से एक है, उसे हम एक राज्य मानते हैं। किंतु प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का बाकी सरगुजा कोरिया से लेकर कांकेर तक का हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता था, या इसी को हम इसका एक अलग नाम था और बस्तर का एक विशेष अलग नाम हुआ करता था। जैसे ऊपर का जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, उसका नाम है दक्षिण कोसल, प्राक कोसल आदि, और दक्षिण का जो हिस्सा है नीचे का बस्तर संभाग, उसे कांतार, महाकांतार, दंडकारण्य आदि कहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों की संस्कृति में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है आज भी, और प्राचीन समय में भी पाई जाती रही होंगी। इसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं राजवंशों का। राजवंश 2 प्रकार के हैं। एक तो राष्ट्रीय राजवंश है, जिनका छत्तीसगढ़ के अलावा और अन्य राज्यों में साम्राज्य था, और कुछ क्षेत्रीय राजवंश हैं जिनका हमारे केवल छत्तीसगढ़ में ही उल्लेख मिलता है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आज दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि किसी भी प्रकार का शंका या कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी कक्षाओं के विषय में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।